बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जो किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान और मुल्क कौम की खिदमत में कोशां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कल्ब अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान, और हमारे नौजवान का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जो किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान और मुल्क कौम की खिदमत में कोशां हैं। और यकीनन नौजवान मुल्क कौम का कीमती असासा हैं, रीढ़ की हड्डी हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, जिससे पाकिस्तान का खुशहाल और तरक्की याफ्ता जो मुस्तकबिल है वो बसता है। और यकीनन ये नौजवान ही हैं जिन्होंने कल मुल्क कौम की बागडोर संभालनी है। और आज जिस तरह की वो स्ट्रगल कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, हमारी कोशिश है कि हम उनके मसाइल को उजागर करें और उन नौजवानों को भी आगे लेकर आएँ जिन्होंने किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान का या मुल्क कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और इसी सिलसिले की आज की एक मेहमान आज की इस बात करेंगे हम लोग। और इसके अलावा ये भी आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो मैं और आपके दरमियान गुफ्तगू का एक सिलसिला है, जो कम्युनिकेशन का एक सिलसिला है, ये बहुत अहम है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और अगर कोई बोलने वाला अच्छा ना बोले, अटक के और अल्फाज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल ना करे या फिर लफ्ज़ खा जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशंस को हमारी जो है वो वीक करती हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। और कभी कभार ये वो चीज़ें हैं, अगर हम कोई गलत लफ्ज़ बोल जाते हैं तो वो हम मजाक का भी हिस्सा बन जाता है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसको मुतासर करती हैं। उसमें बोलने की सलाहियत जो होती है, उसमें जो बोलने का एक अंदाज होता है, एसेंट होता है, तलफ़ुज़ होता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान बचपन से बोलना सीखता है। मगर जब बोलने के बाद अगर उसको दुरुस्त ना किया जाए तो वो उम्र बढ़ने के साथ साथ भी वो चीज़ें नहीं रुकती या ख़त्म नहीं होती। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो भी एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर स्पीच के हवाले से आज के नौजवानों में क्या जो है वो गलतियाँ हैं, लफ्ज़ किस तरह बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कैमरा भी फेस नहीं कर पाते, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का। बहुत से लोग ये भी होते हैं, डर रहे होते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं बात करने में, या फिर उनको ये लगता है कि जैसे उनका बोलना जो है वो मजाक का हिस्सा बन जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तमसखर जो है वो उड़ाया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ये एक मजाकिया तौर पर बन जाएगा। लेकिन अगर इंसान बोले ना तो वो दूसरों को अपनी बात कैसे समझाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं कल्ब अब्बास। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू। दूसरा ये है कि जो आपने बात स्टार्ट की यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल की, या बोल नहीं सकते, इश्यूज क्रिएट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे मेडिकल टर्म में स्टैमरिंग कहते हैं। अच्छा। स्टैमरिंग में ये होता है कि वो बंदा बोलता ज़रूर है लेकिन वो अटक जाता है। अटकने की बात हो रही है, जहाँ तक अटकता है वो बातें करते करते रुक जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें बेसिकली होता ही है कि उसके एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है, बच्चे का, बच्चा हो या फिर एडल्ट में भी होता है। बिल्कुल। नहीं, ये भी होता है कि लाइक अगर आप बच्चे को शुरू से नहीं बताएंगे कि भाई ये लफ्ज़ ऐसा है, अगर आप उससे उस तरह से बात नहीं करें, बहुत से लोग अटक रहे होते हैं इस बात पर कि वो लाइक हिचकिचा रहे होते हैं, या फिर हम उससे कह सकते हैं कि एक और टर्म यूज़ होती है, मुझे भी उसमें याद नहीं आ रहा, कि जो लोग लफ्ज़ गलत बोल जाते हैं, नहीं उस पर रुक कर जो है वो तोड़ कर बोलते हैं उसको, वो क्या चीज़ है? उसे हम आर्टिकुलेशन एरर्स कहते हैं। आर्टिकुलेशन एरर्स में ये होता है कि उस जो पर्सन होता है उसे पता नहीं होता कि मैंने किस तरीके से अपनी टंग के मसल हिकलाते हैं इस तरह से मैं आप कह रहा हूँ। नहीं, हकलाना और चीज़ होती है। अच्छा, हकलाना और चीज़ होती है। जस्ट लाइक हकलाना वही, उसे हम कहते हैं कि जैसे टे को ते कह देता है बच्चा, जैसे तुम्हारा मेरा, बिल्कुल। मेला क्या देता है, रे को नहीं बोल सकते। ठीक है। तो वो उसे हम आर्टिकुलेशन एरर्स में इंक्लूड करते हैं। आर्टिकुलेशन एरर्स की वजह से अक्सर औकात बच्चों में ये होता है कि वो फिर मतलब वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है। लेकिन ये होता है कि कुछ जस्ट लाइक रा का होता है, तो इसकी एज ऑफ मास्टरी होती है 7 ईयर्स तक। अच्छा। अब एक बच्चा है वो रे नहीं बोल पा रहा,
उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं या जो भी है कि यार बोलो, तो वो अगर तो वो 7 ईयर्स से कम एज का है तो मैं उसे कहूँगा कि अभी उसकी एज ऑफ मास्टरी नहीं आई। अच्छा, ठीक है, तो उसकी एज ऑफ मास्टरी 7 ईयर्स तक है। हाँ, अगर 7 ईयर्स से ऊपर चला जाता है और फिर उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं तो फिर उसे हम आर्टिकुलेशन एरर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुरू से ही बहुत से वर्ड्स होते हैं, मल्टीपल एरर्स जिसे कहते हैं हम। उसमें ये सीन होता है कि बच्चा बोलता ज़रूर है लेकिन अगले को समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि उसके मसल्स इसी तरीके से काम नहीं कर रहे होते जिस तरीके से करने चाहिए। उसकी टंग मूवमेंट्स नहीं होती उस तरीके से। ये आम बच्चे भी तो होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि स्पेशल स्पेशल नहीं, आम भी होते हैं। हम बेसिकली लर्निंग करते हैं एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में होती है हमारी फैमिली, हमारा आसपास का बैकग्राउंड, हम जहाँ से लिसनिंग करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होती है, बिहेवियर लर्न करते हैं। उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा कोई रिलेटिव फैमिली में बड़ा भाई बहन कोई ऐसे इश्यूज उसके साथ हैं तो हम उससे देख के उस लर्न कर लेते हैं। कुछ वालिदैन में लाड भी होता है। हाँ, जो कि लाइक बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वो उनको वो भी है। बिल्कुल, आप वो बिहेवियर है ना, उन्होंने देखा मेरा फादर मेरे साथ इस तरह ट्रीट कर रहा है तो ये ठीक चीज़ है। अच्छा, जब ये ठीक चीज़ है, जब फादर कर रहा है, लाजिम बात है हमारा पहला आइडियल हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमने लर्निंग उनसे करनी होती है। तो जब एक बच्चा देखता है कि यार ये इशू नहीं है, मेरे फादर मेरे साथ इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, मेरी फैमिली इसी तरीके से ट्रीट कर रही है, तो इसकी ठीक है। तो कॉमन है। ये बताएं कि आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल में। हाँ, और क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको मेन जो फील्ड में, कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और वो बच्चा आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, ज़बान और ज़बान में फिर एसेंट उसका, तलफ़ुज़ उसका, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, जब हम लोग अपनी बात सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, बता नहीं सकेंगे, तो दूसरे को समझ कैसे आएगी। तो ये कितना अहम है किसी को अपनी बात समझाना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे क्या रिस्पॉन्स देंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा क्या बनूँगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप के साथ और बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कहूँ कि यार मैं बोलता हूँ लेकिन मेरी बात किसी को समझ नहीं आती। अच्छा, तो मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, मैं हाइपर भी हूँगा, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल, लेकिन अगला समझ नहीं पाता। ठीक है, जस्ट लाइक इसे अब वो बात शुरू हुई तो मैं एफिजिया की बात कर लेता हूँ। एडल्ट एफिजिया स्ट्रोक के बाद होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि या तो वर्निकी की तरफ जाता है, वर्निकी एफिजिया। उसमें ये होता है कि फ्लंट होता है, पेशेंट जो होता है वो बोलता है, ठीक है, अपनी तरफ से वो बोल रहा होता है, उसे पता है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही होती। इररेलेवेंट आंसरिंग होती है। जस्ट लाइक मैंने आपसे आपका नाम पूछ लिया, आगे से आपका जवाब आएगा कराची इधर है और मैं कराची में रहता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो लैंग्वेज का ही आ जाता है कि लाइक वो समझ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो उसी तरीके से उसमें आ गया दूसरा ब्रोका एफिजिया आ जाता है। ब्रोका एफिजिया में वो बोल ही नहीं पाता। आप बोलने की बात हो रही ना, तो वो जब वो बोलता है वो वोकलाइजेशन होती है। अच्छा, वोकलाइजेशन ये थे कि उसमें अगले बंदे को समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन पर्सन तो ये फील कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, आप अगले को समझ क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल, तो वो हाइपर होता है, एग्रेसिव होता है। अच्छा, यहाँ एक बात शुरू होती है कि बंदा घबराया हुआ है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, और क्योंकि वो लाइक कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ मसला होता है नौजवानों का कि भाई वो ओवर टेंशन ले रहे होते हैं, टेंशन होती नहीं है जितनी टेंशन ले रहे होते हैं। किसी ने स्टेज पर परफॉर्म करना है, किसी ने किसी से मुलाकात करनी है, किसी बड़ी शख्सियत से इंटरव्यू लेना है, या फिर उसका इंटरव्यू हो रहा है किसी जॉब के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होने की वजह से वो उस तरह से बात नहीं कर पाता जिस तरह उससे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। उसके वर्ड्स भी जो वो खा रहा होता है, बोलने में भी वो उस तरह से लाइक नहीं बोल पाता जिस तरह बोलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो बात ऐसे हम एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में ये होता है जैसे एंजाइटी बढ़ती है, ठीक है, हम कम्युनिकेशन हमारा जो होता है वो कम्युनिकेशन लेवल कम हो जाता है। अक्सर औकात आपने जो बात की कि अक्सर औकात होता है, लेकिन हम इसको ना किसी डिसऑर्डर में नहीं लेके जा सकते जब तक वो स्टैमरिंग नहीं होगी या नॉन फ्लुएंसी नहीं होगी नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं बात करूं अगर, तो जैसे आपने बात की, एक बच्चा है वो फैमिली के साथ सही कम्युनिकेट कर रहा है जो उसके नॉन है, लेकिन जैसे वो अननोन, जैसे आपने बात की कि वो बाहर गया, उसने बात की एक इंटरव्यूअर से, ठीक है, तो वहाँ पे वो अटक गया, रुक गया, हकलाया,
तो उसे हम स्टैमरिंग कहते हैं। स्टैमरिंग में ये होता है कि वो बंदा रुक जाता है बोलते बोलते, जैसे मेरा नाम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल वो ऐसा होता है, तो वो रिपीटिशन करता है उस और ये इससे बड़ा असर पड़ता है इंटरव्यू में वो। अच्छा ये बताइएगा, खुद एतमादी जो है हम किस तरह से बोलने में है। देखिए अगर आप किसी को बुलवाना चाह रहे हैं तो उसका एतमाद बहाल करना भी और उसके अंदर एतमाद को पैदा करना भी बहुत बड़ी एक सलाहियत होती है कि आप किसी के अंदर बोलने के लिए उसका एतमाद बहाल करें। तो एतमाद होना कितना ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एतमाद है। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि काउंसलिंग। अब एक पेशेंट आता है इसके साथ, इस बिहेवियर के साथ कि मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है कि ये कोई मेडिकल इशू नहीं है, ठीक है ना, तो आपको किसी बड़ी बीमारी की है कि वजह की से हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंजाइटी लेवल आपका, आपने स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा इसकी प्रैक्टिस की जाए। मैं यहाँ बहुत से नौजवान हैं इसलिए भी रह जाते हैं पीछे कि वो बोल नहीं पाते सही तरह से, वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर किसी बड़ी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर अटक जाते हैं, घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस यानी कि हम खुद एतमादी को अपने अंदर किस तरह बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम लोग टेंशन फ्री होंगे। तो टेंशन फ्री एक बंदा है वो टेंशन ले रहा है कि क्या होगा, किस तरह होगा, आगे वाला कैसा बंदा होगा, ये सब कुछ दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि यार देखो कुछ भी नहीं होना, ठीक है, जो होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा। अब बंदा जहन में ये चीज़ बिठा ले कि यार जिस बंदे से मैं मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है, वो आम बंदा है, मेरी तरह। बिल्कुल अल्लाह पाक ने उसको एक सीट दे दी है, उसको नवाज दिया है, तो लेकिन वो हमारे जैसा है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह औरता पहनता है, ठीक है, तो हमारे अंदर वो चीज़ कम हो जाती है। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार मैं उस बंदे से मिलूंगा, पता नहीं वो क्या चीज़ होगा, उसने पता नहीं मैं इससे कैसे ट्रीट करना है, 100 बातें मेरे जहन में पहले से आ गई, तो मेरा तो वैसे ही कॉन्फिडेंस गिर जाना है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है। आपने खुद को ये करना है, मैंने बताना है कि खुद को कि यार मैं हूँ, अपनी जो वर्थ है ना उसको आपने रियलाइज़ करना है। बिल्कुल आपने अपनी वर्थ को रियलाइज़ करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी 50-60% इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा कल हमारे साथ हैं, कल हम आपसे मज़ीद बात करेंगे और ब्रेक के पे जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जा रहे हैं कि जो अटकते हैं लोग, लफ्ज़ खा जाते हैं, लफ्ज़ गलत बोल जाते हैं, इसका क्या वाहिद हल है, इसको हम किस तरह से मसला हल कर सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद कल हमारे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये वजूहात क्यों पेश आती हैं कि बच्चा बोल नहीं पाता, अटक जाता है, लफ्ज़ खा जाता है, या फिर सही तरह से अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान और हमारे साथ मौजूद हैं कल भी अब्बास और देखिए मैं भी यहाँ लफ्ज़ खा रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ कि अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपका नाम, देखिए नाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी को भी मुतासिर करने के लिए। अगर आपने किसी को मुतासिर करना हो तो आप उसका नाम याद कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो बड़ा जो है ना वो इफेक्टिव होता है। वो कहता है उससे हमदर्दी या अट्रैक्शन या फिर एफिलिएशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर नाम ही गलत पढ़ा जाए या नाम गलत लिया जाए, ये बहुत होता है, कभी बार लोग बुरा मान जाते हैं मेरा नाम गलत लिया गया भाई, तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं? लिखा हुआ वर्ड है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अब बोलते हुए नाम गलत निकल जाता है या पूरा नहीं निकलता या अटक जाते हैं, इसको किस तरह से? एक चीज़ मेरे सामने लिखी हुई है भाई, अब मैं उसको देख कर भी पढ़ के भी गलत पढ़ रहा हूँ, तो वो किस तरह दूर होगी? वो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हम उस जो अगला पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, उसको हम ये बताते हैं कि आपने किस जगह पे अपने टंग को रखना है तो आपकी ये वर्ड्स ने बाहर आना है। अच्छा, जस्ट लाइक अभी रा के लिए मैं कहता हूँ तो रा के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो टंग हमारी एलिवेट होती है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट को टच करके आती है नीचे। तो इसी तरीके से बाकी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स के लिए नीचे की तरफ टंग मूव हो रही है। अगर एक टंग है वो स्टिफ हो जाए, ठीक है,
वो हरकत ही ना करे, मूवमेंट से उसकी रुक जाए, तो उसकी तो कुछ भी नहीं है, उसके वर्ड्स ही नहीं आएंगे सामने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए वो आप जो कह रहे हैं कि वर्ड लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ पा रहा, उसे आर्टिकुलेशन एरर्स में इंक्लूड करते हैं। वो चाहे नाम हो या किसी और चीज़ का नाम हो, कोई और वर्ड हो। ठीक है। अच्छा, आजकल ना लोग मैं अक्सर नौजवान अभी आपको सुन रहे हैं, उनका ये अक्सर ये शिकवा रहता है, ये शिकायत होती है कि वो जब भी किसी अपने दोस्त वगैरह से बात करते हैं या कोई वर्ड अगर गलत निकालते तो वो मजाक बन जाता है। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में पहले ही कहा था कि लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये बोलता किस तरह है, या फिर ये अटक जाता है, खा जाता है वर्ड। लोग अक्सर हम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जब जाते हैं तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, और वो मजाक जो है ना वो फिर डिग्रेशन में चला जाता है। लोग जब वो खुद जो बंदा जो बोल रहा है, जो गलत बोल रहा है, वो मज़ीद जो है गलत बोलता है और वो फिर लाइक नज़रअंदाज हो रहा है। तो इसका कोई हल बताएं कि अगर कोई बंदा उसको सही से बोलना नहीं आ रहा, उसका एसेंट ठीक नहीं है, तो वो अपना एसेंट किस तरह ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई ट्रेनर नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो एक एक वर्ड उसका ठीक करवाए। ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन यहाँ पे आपने बात की एक आर्टिकुलेशन एरर्स की, एक स्टैमरिंग की, और दूसरी आपने एक्सेंट की बात की। एक्सेंट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, ठीक है। एक्सेंट एक पंजाबी है, वो पंजाबी कम्युनिकेशन होगा उसका। बिल्कुल। एक उर्दू स्पीकिंग है, उसका एक्सेंट और होगा। एक पठान है, उसका एक्सेंट और होगा। लेकिन जो स्टैमरिंग है, जिसमें हम कहते हैं कि वो रुक जाता है, उसका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है। तो उसमें हम उसके बेसिकली होते हैं कि हम देखते हैं कि उसमें किस लेवल क्या है। ठीक है। अब अक्सर औकात ये भी होता है कि वो इतने हाई हो जाता है कि उसके सेकेंडरी सिम्टम्स भी सामने आते हैं। जस्ट लाइक वो सिर्फ रुकता नहीं है, बल्कि उसके आइज़ के मसल्स भी ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। उसकी लिप जो होते हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब वो बोलने वो थरथराना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से उसकी और एंजाइटी बढ़ती है, और फिर वो कहता है, वो फील करता है कि मैं बोलूँ ही ना। अच्छा। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ तो हम रुक जाता हूँ, और जब मैं रुकता हूँ तो लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। और बेइज्जती इसको लगती है कि यार मेरी बेइज्जती हो रही है और इस पे जो है लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे ही है। और अक्सर औकात ऐसे आते हैं पेशेंट की जो कहते हैं कि यार मेरे साथ ये इशू है और बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अब फ्रेंड से मिलता भी नहीं हूँ। अच्छा। और बहुत से लोग हैं। हाँ। अच्छा, एक और भी है, कल अगर हम देखें, अगर कोई पंजाबी बैकग्राउंड है, पश्तो है, पठान है, और दीगर हमारे जो मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं, इस पर भी बड़ा मजाक उड़ता है कि भाई अगर कोई पठान फैमिली से है तो वो उर्दू बोलने में भी जो है ना वो लड़की को लड़का बनाकर लाइक बोलेगा, या पश्तो में वो चीज़ें। हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको चीज़ ले जाता है कि वो बेचारा पठान जो सही तरह से उसका एसेंट ठीक नहीं है, तो उसको फिर मेन स्ट्रीम जब में जगह नहीं मिलती है, एंकर नहीं बन पाता वो। तो इन स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जिनको जिनका बैकग्राउंड की वजह से उनको असर पड़ता है उनकी बोलने में, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो कितनी प्रैक्टिस करे, उसके बाद वक्त कितना है, और वो उसके पास वक्त है, लाजमी बात है। जब एक बंदा सोचा हुआ है कि मैंने एंकरिंग में मेन स्ट्रीम में आना है। हाँ बिल्कुल। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो बड़े ख्वाब लेके आते हैं मीडिया में कि मैंने एंकर बनना है, लेकिन अपने एसेंट की वजह से वो मार खा जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। तो वो एक्सेंट ऐसा है कि सर ये ऐसे कि आपने हम डे फर्स्ट से अपने घर से सीखा होता है। ठीक है, ठीक है। ये लर्नड बिहेवियर होता है ये। तो इसको ओवरकम करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन ये हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, वो बच्चे उनके बात करेंगे जो देर से बोलते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने भी जो है ना बड़ी देर से बोलना सीखा, और उसके बाद अब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं बस खुदा का वास्ता है खामोश हो जाओ। तो भाई जो लोग हमारी फैमिली में एक दो लोग ऐसे भी हैं जो कि बच्चे जो हैं वो बड़ी देर से बोलना सीखते हैं। आ ऊ करना तो बोल लेते हैं, लेकिन वो आगे सही तरह से बहुत देर से बोलना सीखते हैं, स्कूल भी जाते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं? क्या पेरेंट्स जो हैं वो उसे बोलते नहीं हैं, या बच्चों माहौल ऐसा होता है, या फिर वो एक जेनेटिक मसला है? दोनों है। अच्छा। जेनेटिक इस तरह आ गया कि एक बच्चा है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है। ठीक है। तो लाजिम बात है वो हाइपर एक्टिव भी होगा, उसको अटेंशन स्पान भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि वो बिहेवियर लर्न ही नहीं करेगा, आपको अटेंशन ही नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ADHD भी है, जिसमें अटेंशन नहीं होती उसकी। ठीक है, वो भी होते हैं, ये उसमें आ गया। उसके अलावा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आपने उसका क्या कहते हैं कि बिहेवियर लर्न किया हुआ है उसने, मतलब जस्ट लाइक उसकी फैमिली में कोई इसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला नहीं है, या फिर आजकल स्क्रीन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा आया हुआ है।
ठीक है, बच्चे का क्या है, फैमिली कहती है कि टीवी लगा दो बस देखता रहेगा। अच्छा हाँ, ये भी है। वो क्या करता है, बच्चा कार्टून देखता है और कार्टूनों की कोई जुबान नहीं होती, ऐसा भी है। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं मेन फैक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से डिले स्पीच होता है बच्चा। मैं क्या, आप बच्चे से बोलना सीखें, उससे बातें करें, कम्युनिकेशन करें, उसको टाइम दें। बिल्कुल ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जहाँ तक बात है तो वो मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिकली ऐसे ही होता है कि अगर तो वो आर्टिज्म के साथ है बच्चा तो लाजिम बात है वो डिले होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रहा, वो पिक ही नहीं कर रहा आपकी चीज़ को, आप उससे क्वेश्चनिंग करते रहो, वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देगा, वो अपने कामों में मस्त है, उसे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उस पर कंसंट्रेट कर रहा है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कलब से पूछेंगे जो स्लिप ऑफ टंग होता है। अक्सर हम लोग जो हैं बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं और बोल कुछ और जाते हैं, और फिर जब वो है बड़े बड़े लोगों को देखा है स्लिप ऑफ टंग होते हुए, तो ये आदत किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे नौजवान के सेगमेंट में कल्ब अब्बास, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा कंटेंट राइटर भी हैं। हम मज़ीद इनसे बात कर रहे थे कि स्लिप ऑफ टंग जो है लोगों का हो जाता है भाई। अभी अक्सर रिसेंटली हमने देखा था कि वो जब कैंपेन चल रही थी गो नवाज गो की, और उसमें फिर नून लीग भी जो है गो इमरान गो के नारे लगाने के बजाय गो नवाज गो पे शुरू हो गई थी, तो वो एक मजाक मीडिया ने भी देखा कि मजाक बन गया। तो ये कलब ये बताइएगा कि स्लिप ऑफ टंग जब हम बात करते हैं, हम बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं और बोल कुछ और जाते हैं, ये इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है या फिर वो इन्वायरमेंट हम पे प्रेशराइज हो जाता है, या फिर वो क्या वजूहत बनती है इस चीज़ की कि हम स्लिप ऑफ टंग में जो बोला जाते हैं वो बोल बातें कुछ और बोल के आ जाते हैं? सर उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो पहले ये है कि उसके पीछे से एंजाइटी लेवल ही इतना अप हुआ होता है, वो बंदा से कहता है कि बस जो आ रहा है सामने बाहर अच्छा, आ जाए। ठीक है, जस्ट लाइक आपने अभी एग्जांपल दी, इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब इस तरह करते होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यही सीन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो उनकी है वो पीछे से एंजाइटी लेवल उनका बहुत ज्यादा होता है। इसका स्पीच से कोई इशू वो नहीं है, लिंक नहीं है कि बदला क्या कि मैं स्पीच के कोई प्रॉब्लम्स में इंक्लूड हो रहा है, नहीं, इसमें कुछ इशू नहीं है उसका। अच्छा, आपने बिलावल से बात की, अक्सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उर्दू ज़बान नहीं बोल पाते, जब वो इंग्लिश से उर्दू में आते हैं, ठीक है, उर्दू जो थीम में आते हैं, तो उसमें उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। वो इस तरह बोल पाते हैं जिस तरह के वो मिक्स हो जाते हैं, लड़का लड़की और दीगर चीज़ें। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? फॉर एग्जांपल अक्सर कर रहा, अगर लड़का है तो कर रही होंगी, ये अक्सर ये इससे बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे वो मजाक बन जाता है। तो फिर इसके लिए बेहतर क्या है, हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं? सर उसे अब सबसे पहले तो ग्रामर सीखनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर है ना, देखिए ग्रामर है, मैं आपको रही हूँ कह दूँ तो अच्छा तो नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ग्रामर मुझे आती होगी तो मुझे मेरे कोई इशू ही नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्पीच से रेलेवेंट कुछ भी इशू नहीं होगा कि मैं कहूँ कि यार स्पीच का इशू है, नहीं। अब जैसे बिलावल साहब की बात करेंगे जस्ट लाइक, तो बिलावल का एक्सेंट इंग्लिश था थ्रू आउट, ठीक है, वो इंग्लिश में रहा, अब वो इंग्लिश के बाद उर्दू में आया डायरेक्ट, तो उसमें इश्यूज क्रिएट हुए उसके लिए थोड़े बहुत। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो पीके के कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा बहुत इस तरह का इश्यूज आते हैं ग्रामेटिकल, तो ये इसका स्पीच से रेलेवेंट कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर अम्मी का ये कहा जाता है कि अगर किसी घर में 4-7 बहनें हों और एक लड़का हो, तो उसके भी जो है ना वो अंदाज में बड़ी तब्दीली होती है बात करने में। तो उसको वो भी बात है, आपके घर में सारी लड़कियां आई हैं, वो लड़कियों जैसी बातें करेंगी, तो लड़का जो बेचारा एक छोटा बच्चा है वो भी उन्हीं से सीख रहा है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से, ये बड़ा असर करती है ज़बान के ऊपर, ठीक है, जो हमारे फैमिली में ज़्यादातर होता है कि बच्चे नहीं हो पाते तो लड़का कोई नहीं हो पाता, लड़कियां सारी होती तो उनसे ही सीखा जा रहा होता है। तो ये लड़का और लड़की जो जेंडर है उसमें जो बोल चाल का जो सिलसिला है, अंदाज का है, एसन का है, वो किस तरह से दूर कर सकते हैं हम लोग? देखिए, एक बच्चा जब होता है अपने सीनियर से लर्न करता है, बहन भाइयों से, जो भी है उसके बहनें, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि वो जब बड़ा होता है या जो भी वो लर्न करता है बहनों से, तो वो बहनों वाली चीज़ें बोलता है लड़कियों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। तो सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक ही भाई हूँ। अच्छा, तो मुझे तो आज तक कोई इशू नहीं हुआ ऐसा। तो बाकी रही बात, होता है आपकी बात है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। अच्छा,
यानी कि एक वक्त रहता है और एक वक्त तक खत्म हो जाता है। वो होता है जस्ट लाइक मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ बहनों के साथ बचपन में, तो मुझे फील होता है कि यार मेरी बहनें तो कर रही हूँ यूज़ कर रही हैं, तो फिर लाजिम बात है मैं भी उनके साथ ऐसी करूँगा। जस्ट लाइक मुझे याद है बचपन में हमारे हमसाए में एक अंकल रहते थे। अच्छा। तो मेरे दोस्त थे उनके बच्चे, तो वो उनको अब्बू जी कहते थे। तो मैं घर में वो अब्बू कहता था, वो दाजी कहते थे। अच्छा। दाजी। तो वो मुझे फील होता है ये अच्छा नाम है दाजी, क्योंकि वो KPK का सेटअप था, हमारा पंजाबी सेटअप था, तो वो मैं भी दाजी कहना शुरू कर दिया उसको। ठीक है। तो वो फिर उस तरह का सीन था। बाद में मुझे पता चला कि फादर को दाजी कहते हैं। अच्छा। तो ये था, मैंने उनसे बिहेवियर लर्न किया था, तो मैं कहता था। अब जस्ट लाइक अभी भी मैं अम्मी को मादर जान कहता हूँ। अब मैं पंजाब में गया तो वो मुझे गांव के लोग कहते हैं यार तुम तो बड़े वो हो गए हो कि अम्मी को नाम ऐसे मादर जान कह रहे हो सबके सामने। तो मैंने उनको बताया कि मैं जहाँ से आया हूँ, मतलब KPK में मादर जान बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है। नहीं कि हर इलाके की एक अलग एसेंट है, हर इलाके का अलग अंदाज है। तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि नौजवानों के लिए बड़ा ये होता है कि वो बोलते बोलते भी अटक जाते हैं। फिर स्टैमरिंग पे आ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते में 2-3 ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको ना एयरफोर्स ने या फिर मिलिट्री ने रिजेक्ट किया था। अच्छा। हाँ, कि ये बहुत अहम है, जो कि ISSB का जो इम्तिहान पास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर हमारे जो CSS एग्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, अगर आप बात करते करते अटक रहे होंगे, तो फिर वो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको यही मैं प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। बेसिकली क्या होता है कि उनका एयर प्रेशर बिल्टअप नहीं हो रहा होता उस लेवल। अच्छा। तो उनका एयर प्रेशर बिल्टअप करवाते हैं। उसकी वजह से जैसे एयर प्रेशर बिल्टअप होता है, उस वजह से उनकी वर्डिंग जो होती है स्मूथली निकल रहे होते हैं वर्ड्स। ठीक है। तो उनका एयर प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह से होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। फिर उनका एंजाइटी लेवल होता है, वो क्योंकि वो इंटरव्यूअर के सामने होते हैं, वो आगे बैठा होता है कि मिलिट्री का या जो भी है, वो समझते हैं वही वाली बात के बहुत आप पता नहीं। तो वो रिजेक्ट क्यों कर दिया गया था, वो आप बता रहे थे? हाँ, वो रिजेक्ट इस वजह से किए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आप स्टैमर कर रहे हैं, आप रुक रहे हैं। अच्छा, अटक रहे हैं। इस अटकने की वजह से आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा। हाँ, और ऐसे बहुत से आए हैं, मतलब बहुत से केसेस मैंने देखे हैं खुद कि स्टैमरिंग की वजह से लोगों को, मिलिट्री वाले स्पेशली, या फिर 2-3 दिन पहले की बात है, एयरफोर्स का एक लड़का आया था। ठीक है। कि मेरे साथ ये इशू है और मैंने सारे टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिए, फाइनल इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आप रुकते हैं, स्टैमरिंग कर रहे हैं, आप पहले इसका ट्रीटमेंट करवाएं। रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा। लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया कि आप इसको ओवरकम करो। यानी कि नाज़रीन, ऐसे बहुत से लोग हैं, टॉपर्स हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब वो अच्छा बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं, लफ्ज़ खा जाते हैं, दीगर चीज़ें। मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आखिरी जो हमारे जो नौजवान हैं घर बैठे हैं और इसके अलावा आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मशवरा है जब वो बात करें किसी से, जब किसी के पास जाएं, ख़ुसूसन इंटरव्यू के लिए जब जाएं, किसी जॉब के लिए, किसी भी फील्ड में, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? और इसके अलावा वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बोलने चाल की जो अंदाज़ है, एसेंट है, वो किस तरह से दूर कर सकते हैं? आसान सा हल बता दें ताकि हम जो है इसका हल निकाल सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आप लोगों ने देखनी है वो यही है कि आपने जो है ना सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, अपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। आपने समझना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना है ना, तो उसके बाद आपकी एंजाइटी लेवल कम होगा, और एंजाइटी लेवल कम होने के बाद ही आपका जो फ्लुएंसी है या फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स जो आ रहे हैं फ्लुएंसी में, वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, ये देखना है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यू हैव टू। ठीक है, आप में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाती है। आप मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए। और फ्लुएंसी डिसऑर्डर में होता ही है कि एंजाइटी लेवल बढ़ा, इधर से आपने स्टैमरिंग शुरू कर दी, स्टटरिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो है ना वो खुद को इम्पोर्टेंस दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करें, किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। स्पेशली अगर जाना है तो NIRM, अगर इस्लामाबाद के आप हैं, NIRM है, वहाँ पे चले जाएं, आपको स्पीच थेरेपिस्ट बहुत मिल जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप काफ़ी
हद तक इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच कल्ब अब्बास, आपने आज हमें ज्वाइन किया और हमारा साथ दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह आने वाली नौजवानों को इसी तरह गाइड करते रहेंगे, उनमें करते रहेंगे, साथ साथ कॉन्फिडेंस को डेवलप करते रहेंगे। नाज़रीन, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो कि बोलना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए बोल चाल का बेहतर होना, तलफ़्फ़ुज़ का अच्छा होना, इसके अलावा अटकना नहीं है, लफ्ज़ नहीं खाने, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह इस तरह के नए प्रोग्राम्स और नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।